हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज के सेशन 7 में आपका स्वागत है। आज के सेशन का विषय है भूगोल। आज के पहले प्रश्न में आपको ऑप्शंस में दिए गए कथनों में से एक को प्रश्न के संदर्भ में चुनना है। तो प्रश्न है, जून की 21वीं तारीख को सूर्य ऑप्शन है A उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, B दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, C मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है, या फिर D मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। तो इस सवाल का सही जवाब है A, यानी 21 जून के दिन सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। प्रिय व्यूअर्स, ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन के लिए जरूरत पड़े तो हमें कुछ शब्दों के लिए इंग्लिश वर्ड्स भी देखने चाहिए। जैसे यहाँ क्षितिज के लिए होराइजन है, जबकि व्योमस्थ के लिए ओवरहेड शब्द लिखा गया है। अब हम सवाल पर आते हैं। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यही वजह है कि साल के अलग अलग महीनों में पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में सूर्य की किरणों का कोण बदलता है और इसी वजह से सर्दी और गर्मी जैसी ऋतुएं आती हैं। अब हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पृथ्वी के झुकाव की वजह से साल के 4 दिन 3 विशेष स्थितियां बनती हैं। ये 4 दिन हैं 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। इन तारीखों में से किसी भी तारीख और उसकी अगली तारीख में लगभग 3 महीनों का फर्क है, यानी हर 3 महीने में पृथ्वी और सौर किरणों के बीच जो संबंध है उसमें बदलाव आता है। 21 मार्च के दिन सूर्य के रिस्पेक्ट में पृथ्वी की अवस्थिति इस तरह की होती है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही होती हैं, यानी इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों का झुकाव सूर्य के सापेक्ष बराबर होता है, जिसे हम वसंत विषुव कहते हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य के उत्तरायण की स्थिति आती है। मींस 21 मार्च के बाद से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं, क्योंकि अब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की तरफ होने लगता है, जबकि इसी के सापेक्ष दक्षिणी गोलार्ध सूर्य विमुख होने लगता है। यानी उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने लगता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव की लोकेशन सूर्य के विमुख हो जाती है। इससे उत्तरी ध्रुव में दिन की लंबाई बढ़ने लगती है, जबकि दक्षिणी ध्रुव में दिन की लंबाई घटने लगती है। अब बात करें 21 जून की, तो यह वह दिन होता है जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें इस तरह पड़ती हैं कि आर्कटिक वृत्त यानी उत्तर ध्रुवीय वृत्त में सूर्य क्षितिज के नीचे भी नहीं डूबता, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर रात होती ही नहीं है। 21 जून के कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद में भी लगभग यही स्थिति होती है, लेकिन 21 जून पीक पॉइंट होता है, जिस दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच के हिस्से में सीधी पड़ रही होती हैं और ऊष्मा भी अपने उच्चतम स्तर पर होती है। कर्क रेखा के उत्तरी हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए ऊष्मा उतनी नहीं होती जितनी कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच के भाग में। 21 जून की इस परिघटना को हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। दोस्तों, अगर हम सेम कंडीशंस को दक्षिणी गोलार्ध के लिए अपोजिट अप्लाई करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में यह पीक पॉइंट 22 दिसंबर के दिन होगा। तब उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों का मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम। 22 दिसंबर की इस घटना को हम शीत अयनांत कहते हैं। अब सवाल है कि ग्रीष्म अयनांत में जब सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव पर पड़ रही होती हैं, तब यहाँ दिन की लंबाई बहुत ज्यादा क्यों होती है? मतलब जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं दिन की लंबाई बढ़ने लगती है। ऐसा क्यों है?
आइए इसे समझते हैं। दरअसल जब हम ग्लोब पर भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि सभी देशांतर रेखाएं ऊपर की ओर केंद्रित हो रही होती हैं और ध्रुव पर आकर सभी देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं। ग्लोब पर हमें दिखता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर भूक्षेत्र कम होता चला जाता है, यानी वृत्त छोटे होने लगते हैं। इससे होता ये है कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो भूमध्य रेखा के पास वाले हिस्से घूमकर कभी सूर्य के सामने होते हैं तो कभी उसके विमुख। ध्रुव के आसपास का हिस्सा भी निरंतर घूर्णन कर रहा होता है, लेकिन आसपास का भूभाग हमेशा सूर्य के सामने ही रहेगा, विमुख नहीं होगा, क्योंकि इस भूभाग का वृत्त काफी छोटा होता है, इसलिए वहाँ रात नहीं होगी। इसे हम किसी पेन की मदद से काफी आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और 23 सितंबर के दिन फिर वही स्थिति बनती है जो 23 मार्च के दिन होती है। इस दिन को हम शरद विषुव कहते हैं। दूसरे विकल्प में जो स्थिति है वह 22 दिसंबर के दिन की स्थिति है। अब तीसरे विकल्प की बात करें तो यह स्थिति भूमध्य रेखा पर हमेशा रहती है, जब यहाँ दोपहर में सूर्य ऊर्ध्वाधर चमकता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। इसके अलावा ऑप्शन डी में जो स्थिति है वह 22 दिसंबर के दिन अप्लाई होती है, जब मकर रेखा पर सूर्य व्योमस्थ चमकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब बारी है दूसरे प्रश्न की। इस प्रश्न में 2 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें बाईं ओर कुछ प्रसिद्ध स्थान दिए गए हैं, जबकि दाईं ओर नदियों के नाम हैं। तो प्रसिद्ध स्थान वाला कॉलम है 1 पंढरपुर, 2 तिरुचिरापल्ली, 3 हम्पी। अब नदी वाला कॉलम 1 चंद्रभागा, 2 कावेरी या फिर 3 मालप्रभा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शंस है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, यानी केवल पहला और दूसरा युग्म ही सही है। प्रिय व्यूअर्स, हमेशा की तरह इस साल फिर नदियों से क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि इसे जोड़ी के रूप में पूछा गया है। दोस्तों, इस सवाल को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तीसरी जोड़ी गलत है, क्योंकि हम्पी जो कि कर्नाटक में है तुंगभद्रा नदी के किनारे है। मालप्रभा नदी भी कर्नाटक में ही बहती है, लेकिन इसका प्रवाह मार्ग उत्तर पश्चिम कर्नाटक से पूर्व की ओर है, जो बाद में कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है, जबकि हम्पी कर्नाटक के दक्षिण पूर्व में है। क्योंकि तीसरी जोड़ी गलत है, इसलिए अब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकेंगे। तीसरी जोड़ी ऑप्शंस बी, सी और डी में है, इसलिए तीनों ही गलत हो जाएंगे और उत्तर होगा ए। फ्रेंड्स, पंढरपुर एक तीर्थ स्थान है जो कि महाराष्ट्र में है। यह स्थान देवता विट्ठल के लिए प्रसिद्ध है और यह चंद्रभागा नदी के किनारे पर है। यहाँ दूसरी जोड़ी सही है, क्योंकि तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का एक जिला है जो कि कावेरी नदी के किनारे पर है। तो इस सवाल का सही जवाब हुआ ए, यानी केवल 1 और 2। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ मेघ विरलन तकनीक समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। ऑप्शन है ए कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, बी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, सी पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, या फिर डी भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। तो इसका सही जवाब है डी, यानी भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। प्रिय व्यूअर्स, 2018 के आखिर में यूएस के वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इसके लिए समताप मंडल में सल्फेट को इंजेक्ट किया जाना एक कारगर और सस्ती तकनीक हो सकती है। दरअसल स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन एक ऐसी तकनीक है जो जियो इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है। इसे सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट भी कहते हैं। इस तकनीक में वैज्ञानिक बड़ी मात्रा में कुछ अकार्बनिक पदार्थों को समताप मंडल की ऊपरी परत में इंजेक्ट करते हैं। इसमें मेनली सल्फर डाइऑक्साइड का ही स्प्रे किया जाता है। ये छिड़काव समताप मंडल में एक बैरियर के तौर पर काम करता है, जो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देता। वैज्ञानिक इसके लिए खासकर सल्फेट का ही नाम सुझाते हैं। इसके अलावा एक और इसी तरह की तकनीक है जिसका नाम है सिरस क्लाउड थिनिंग तकनीक, यानी एक ऐसी तकनीक जिसमें पक्षाभ बादलों को विरल यानी पतला किया जाता है। यह तकनीक भी सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। यह मरीन
ग्रीन क्लाउड ब्राइटनिंग तकनीक से अलग है, जिसमें पक्षाभ बादलों की परत को और मोटा कर दिया जाता है ताकि रिफ्लेक्शन को बढ़ाया जा सके। फ्रेंड्स, सिरस क्लाउड बहुत ज्यादा सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करते, लेकिन चूंकि ये बहुत अधिक तुंगता पर बनते हैं और ठंडे होते हैं, इसलिए लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं। सिरस क्लाउड थिनिंग में बादलों का विरलन करने के लिए बर्फ के कणों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बर्फ के क्रिस्टल और बड़े हो जाते हैं और पक्षाभ बादलों की ऑप्टिकल डेप्थ कम होने लगती है। ये बादल जितने पतले होते जाते हैं, अंतरिक्ष में ऊष्मा की वापसी उतनी ही ज्यादा होती है। सो गाइस, वैज्ञानिकों का मानना है कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन और सिरस क्लाउड थिनिंग तकनीकों से कम लागत पर ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बना डी। अब अगला सवाल। इस प्रश्न में भी दाएं और बाएं 2 कॉलम दिए गए हैं, जिनमें बाएं कॉलम में कुछ सागरों के नाम दिए गए हैं और दाएं कॉलम में उन सागरों से लगे कुछ देशों के नाम। तो पहले बायां कॉलम देखते हैं सागर वाला। 1 एड्रियाटिक सागर, 2 काला सागर, 3 कैस्पियन सागर, 4 भूमध्य सागर और 5 लाल सागर। अब दायां कॉलम सागर से लगा हुआ देश: 1 अल्बानिया, 2 क्रोएशिया, 3 कजाकिस्तान, 4 मोरक्को और 5 सीरिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शन है: ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 5, या फिर डी 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, यानी पहली, तीसरी और चौथी जोड़ी ही सही है। प्रिय व्यूअर्स, जैसा कि भूगोल के पिछले सेशंस में आपको बताया गया है कि मैपिंग में भूमध्य सागर, मिडिल ईस्ट जैसे कुछ रीजन यूपीएससी के काफी फेवरेट टॉपिक हैं। तो मैपिंग करते वक्त इस रीजन का कृपया गहराई से ऑब्जर्वेशन करें। दोस्तों, इस सवाल को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ दूसरी जोड़ी गलत है, क्योंकि क्रोएशिया भूमध्य सागर से लगा हुआ है। चलिए अब हम एक एक कर सभी सागरों के बारे में जान लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं भूमध्य सागर के बारे में। भूमध्य सागर एक इंटरकॉन्टिनेंटल सी है, जिसके उत्तर में यूरोप, पूर्व में एशिया और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है। जिब्राल्टर चैनल की एक पतली पट्टी भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अब इस समुद्र से जो देश लगे हुए हैं, उन्हें हम यहाँ क्लॉकवाइज देख लेते हैं। ये इस तरह होंगे: स्पेन, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। इसके अलावा 2 देश साइप्रस और माल्टा, जो कि द्वीपीय देश हैं, भूमध्य सागर में ही हैं। इसलिए चौथी जोड़ी सही है, क्योंकि मोरक्को भूमध्य सागर से लगा हुआ है। फ्रेंड्स, भूमध्य सागर में ही कुछ छोटे छोटे क्षेत्रीय सागर हैं, जैसे अल्बोरन सी, जो कि पश्चिमी भूमध्य सागर में है, बलेआरिक सी, जो उत्तर पश्चिमी भूमध्य सागर में है, लिगुरियन सी उत्तरी भूमध्य सागर में और उत्तरी इटली के दक्षिण में है, टिरेनियन सी, जो उत्तर मध्य भूमध्य सागर में है। यह इटली की मुख्य भूमि और इसके कुछ पश्चिमी द्वीपों को अलग करता है। एड्रियाटिक सागर, जो उत्तरी भूमध्य सागर में है और लगभग 3 तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, इसका दक्षिणी हिस्सा भूमध्य सागर से जुड़ता है। एड्रियाटिक सागर इटली और बाल्कन प्रायद्वीप को अलग करता है। इससे लगे देश हैं इटली, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनीग्रो और अल्बानिया। इसलिए पहली जोड़ी सही है कि अल्बानिया एड्रियाटिक सागर से लगा हुआ है। एड्रियाटिक सागर के दक्षिण में आयोनियन सी है, जो कि मध्य भूमध्य सागर में है, एजियन सी, जो कि उत्तर पूर्वी भूमध्य सागर में है और यह ग्रीस और तुर्की से घिरा हुआ है। दोस्तों, जब हम ग्लोब पर एजियन सी से उत्तर पूर्व में जाएंगे तो पतली सामुद्रिक पट्टी के सहारे सी ऑफ मार्मरा पहुंचेंगे। इसे भी कभी कभी भूमध्य सागर का भाग माना जाता है। मार्मरा सागर के उत्तर पूर्व में तुर्की के इस्तांबुल में एक पतली सामुद्रिक पट्टी है, बोस्फोरस संधि। यह जल संधि भूमध्य सागर और काला सागर को आपस में जोड़ती है। काला सागर से लगे हुए देश हैं रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया और तुर्की। चूंकि इस लिस्ट में क्रोएशिया नहीं है, इसलिए दूसरी जोड़ी गलत है। काला सागर के उत्तर पूर्व में अजोव सागर है। कर्च जल संधि इन सागरों को आपस में जोड़ती है।
काला सागर के पूर्व में कैस्पियन सागर है। इसकी सीमा पर जो देश हैं उसमें रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान शामिल है, इसलिए तीसरी जोड़ी सही है। फ्रेंड्स, भूमध्य सागर से अगर हम दक्षिण पूर्व की तरफ चलते हैं तो स्वेज नहर के जरिए लाल सागर तक पहुंच सकते हैं। लाल सागर के आसपास जो देश हैं उनमें मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, इरिट्रिया और सूडान शामिल हैं। चूंकि सीरिया इस सूची में नहीं है इसलिए पांचवी जोड़ी गलत है। अकाबा की खाड़ी भी लाल सागर का ही हिस्सा है, जिससे दो देश लगे हुए हैं, जॉर्डन और इजराइल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, यानी सिर्फ पहला, तीसरा और चौथा पेयर ही सही है। अब हमारे आज के सेशन का पांचवा और आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? ऑप्शंस है ए चीन, बी भारत, सी म्यांमार या फिर डी वियतनाम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, यानी भारत। प्रिय व्यूअर्स, दरअसल जनवरी 2019 में जो ताज़ा आंकड़े जारी किए गए थे उनके मुताबिक 2019 में भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा था। यही नहीं, पिछले 5 सालों में भी भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। इससे पहले यह रिकॉर्ड थाईलैंड के नाम था। अभी भी भारत ही चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है। इसके बाद थाईलैंड, अमेरिका और फिर वियतनाम का नंबर आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, यानी भारत। दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन 7। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।